हेलो एंड नमस्कार साथियों। मैं सुनीत पटेल, आपका अपना दोस्त, आपके अपने परिवार एग्ज़ाम मोटो में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी रेलवे की परीक्षाएं चल रही हैं जिसमें साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए हम आपके लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखेंगे तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न हो जाता है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। क्या बताना है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। इसका ऑप्शन ए देखेंगे 764 वाट और 760 वाट, या ऑप्शन नंबर सी देखेंगे 746 और डी देखेंगे 786 वाट। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, यानी 746 वाट या 746 वाट का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा जो वोल्ट मीटर होते हैं, वोल्ट मीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस नापने का काम करता है। ठीक है, जो वोल्ट मीटर होते हैं हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस नापने का काम करते हैं, यानी कि विभवांतर, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और विद्युत जो धारा होती है वो एमीटर द्वारा नापी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका ये। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये है कि एक कार उच्च गति से चल रही है, यानी एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है। आप जानते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड या मोशन में होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। दो टाइप की मैकेनिकल एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब भी कोई चीज़ वेलोसिटी या स्पीड में होगी तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि जब कार एक गति कर रही, कार चल रही है, तो उसमें जो हो जाएगा गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसमें हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, ठीक है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। यानी ये कह रहा है कि जब हम लोग एक वैक्यूम में यानी आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो है इसका योग क्या होगा। आप जानते हैं कि जब भी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब वैक्यूम में गिरेगा तो हर पॉइंट पे दोनों का जो वैल्यू होगा वो हमेशा स्थिर होगा, यानी स्टैटिक होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न यह है कि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या कहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत है, इसका क्या कहता है, कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जाती है, एनर्जी जो है ना तो क्रिएट की जाती है ना डिस्ट्रॉय की जाती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे डी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, जिसमें क्या कह रहा है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। यानी जब बंदूक की गोली जब बंदूक के अंदर तो रुकी हुई है, यानी इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, तो कह रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, जब जानते हैं, मैंने बताया पिछले क्वेश्चन बताया मैंने आपको कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है या मोशन में होती है या वेलोसिटी में होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा काइनेटिक ऊर्जा होती है। काइनेटिक ऊर्जा यानी कि ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किस वजह से होता है। ठीक है, ये किस वजह से होता है। देखिए आपने न्यूटन्स के लॉ पढ़ रखे होंगे। ठीक है, आपने
आपने न्यूटन्स के लॉ पढ़ रखे होंगे, जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, 3 लॉ हैं। तो उनमें से ही एक लॉ जो है कि इसकी वजह से ऐसा होता है। देखिए, जब पेड़ से पत्तियां गिरती हैं तो इसमें जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट और मोशन में ही रहना पसंद करेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई अलग से फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, यानी इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं या न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, यानी इसको इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत या जड़त्व का लॉ भी इसको कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपको कह रहा है, अगला प्रश्न है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। ठीक है, ये फिर से देखिए न्यूटन के थर्ड लॉ की बात कर रहा है। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ की बात कर रहा है। थर्ड लॉ में क्या होता है, आप जानते हैं थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन होता है। यानी ये थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब आप किसी पे कोई फोर्स लगाते हैं किसी वस्तु या चीज़ पे, तो वो भी उतने ही बल में अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है। ठीक है, तो जब नाव से कोई व्यक्ति कूदता है तो नाव को पीछे धक्का दे होता है, तो ऐसे ही जो होता है नाव पीछे की तरफ खिसकती है। तो ये न्यूटन्स के तीसरे नियम के अनुसार ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन्स का तीसरा नियम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, गति का तीसरा नियम। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो क्या है कि जो हमारे जो दाल के प्लांट होते हैं, जैसे मटर हो गया, अरहर का प्लांट हो गया, इन सब के जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ों में देखेंगे कुछ बैक्टीरिया पाई जाती हैं जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को उसके जड़ों में फिक्स करती हैं, ताकि जब अगली फसल हो तो उसको उस फसल को नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में उसको मिल सके। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइजोबियम। ठीक, राइजोबियम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है। यानी कि ये कह रहा है कि हमारी दांत जो होती है, दांत हमारी सड़ने लगती है जब पीएच वैल्यू जो होती है, जो पीएच वैल्यू होती है कितने के बीच में होती है, तो हमारे दांत जो है कि सड़ने लगते हैं। ठीक है, जो दांत का जो पीएच होता है वो हल्का एसिडिक होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, वो हल्का एसिडिक रूप में होता है। यानी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें खाना खाने के बाद दांत में कुछ ना कुछ खाने के पार्टिकल्स बच जाते हैं, और उन खानों को जो होता है जो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया जो उनको मतलब उनको डिकम्पोज करते हैं, यानी उनको अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, दांतों में, हमारे मुंह में जो होता है एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस एसिड को कम करने के लिए हम लोग जो टूथपेस्ट ब्रश करते हैं, वो टूथपेस्ट जो होता है हल्का बेसिक नेचर का होता है, जैसे कि एसिड और बेस मिलकर हमारे जो मुंह का पीएच मान है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि जब हमारे मुंह का जो पीएच जो होता है वो 5.5 से कम होता है, नहीं हल्का एसिडिक हो जाता है, तो हमारे दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। ठीक है, जो रॉकेट लॉन्चिंग भी देखेंगे तो न्यूटन के लॉ पर ही डिपेंड करता है। न्यूटन के जो 3 लॉ है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसमें होता है एक्शन और रिएक्शन, यानी जिस पे आप जितना फोर्स लगाएंगे वो भी आप उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इस एक्शन और रिएक्शन पे ही जो रॉकेट लॉन्चिंग होती है वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही डिपेंड करती है। इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे लेवल के कंटेंट हैं, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। यानी ये है सिंपल क्वेश्चन, ये है कि जो दूध है जिसके बाद दही जम जाती है उसमें वो एक बैक्टीरिया के प्रोसेस की वजह से होता है, बैक्टीरिया के हेल्प से होता है। तो ये पूछा जा रहा है कौन सी बैक्टीरिया होती है जो कि जिससे कि दूध को वो दही में बदलने का काम करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है दूध को दही में बदलने का काम करती है। वहीं आप देखेंगे जो दही हो जाता है और दही में आप देखेंगे तो लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, कौन सा एसिड,
लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? उभयचर क्या होते हैं? उभयचर मतलब इनको कहते हैं एम्फीबियन। क्या कहते हैं इनको? एम्फीबियन, AMPHIBIAN। तो एम्फीबियन जो होते हैं ये क्या होती है, मतलब पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, यानी कि ये जमीन और पानी दोनों के बीच के जानवरों की कड़ी होती है, तो इसे उभयचर कहा जाता है। तो ऐसे का जो प्लांट होते हैं, प्लांट जगत यानी प्लांट का जो ये वर्ल्ड है, प्लांट जगत जो है, उस प्लांट जगत में उभयचर कौन सा है? प्लांटों का जो एम्फीबियन किसको कहते हैं? तो देखेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ने ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पेड़ों की जैसे पेड़ों और जो संरचना दिखती है, जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, लेकिन वो कंप्लीट तरह से विकसित नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों का? देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का आखिरी प्रश्न है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चंस आपके लिए मददगार साबित होंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। फिर मिलते हैं हम एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।